हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको सी सेट से काफ़ी डर लगता है एंड काफ़ी लंबे टाइम से आप सभी की डिमांड भी थी कि सर सी सेट का हम थोड़ा डिस्कशन करें, ताकि कहीं ना जो इश्यूज हम फेस कर पा रहे हैं सी सेट के अंदर, उन इश्यूज को हम यहाँ पे रिजॉल्व कर पाए। अब देखो, मुद्दा यहाँ पर यह भी था कि कई बार हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, पर जब तक हमारे फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते तब तक हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आज के सेशन के अंदर मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा कि मैं आपको फंडामेंटल्स डिस्कस करूं ताकि आपका एक बेस क्लियर हो एंड उसके बेसिस के ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ताकि अगर मान लो कल को यूपीएससी ने जो पहले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं या आगे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, वो सारे आप आसानी से आंसर कर पाओ। तो फोकस बिल्कुल फंडामेंटल समझने के ऊपर रहेगा ताकि हम एक अच्छी बिल्डिंग उसके ऊपर कहीं ना कहीं बना पाए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक नंबर सिस्टम आज हम डिस्कस करेंगे। समझो, पहले बात क्या हो रही है यहाँ पे, नंबर सिस्टम। अब काफी बार बच्चों के दिमाग में आता है, सर ये नंबर सिस्टम हम बोलते तो रहते हैं पर इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं ना, हम नंबर्स की बात करते हैं। अब आप पूछोगे सर नंबर्स क्या होते हैं। देखो, नंबर तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरी घड़ी में अभी 8 बज रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये भी एक नंबर है। बिल्कुल। 7/5 एक नंबर है, 3/9 एक नंबर है, 2.4 एक नंबर है। बिल्कुल ठीक बात है। तो दरअसल में होता पता क्या है, आपके जो भी नंबर होते हैं, यहां पर ना हम इन नंबर्स को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सर कैसे दो तरह से? एक होते हैं आपके रियल नंबर और दूसरे होते हैं आपके क्या, इमेजिनरी नंबर। अब आप पूछेंगे सर इसका क्या मतलब, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, क्या फर्क क्या है इन दोनों के अंदर। देखो, रियल नंबर क्या हुए, रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो कहीं ना कहीं आप एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या मतलब इस चीज का? क्या आपने छोटे होते हुए एक नंबर लाइन पढ़ी थी? जैसे यहां पर आप 0 लिखते होते थे, यहां पर 1, यहां पे 2, ये 3। इसको नंबर लाइन बोलते हैं। यहां पे -1, -2। अब कोई भी नंबर सोचो, जैसे मैंने सर 7/5 सोचा, तो क्या मैं यहां पर उसको लिख सकता हूं? बिल्कुल। आप बोलोगे सर 7/5 कहीं यहां पे आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और कोई नंबर सर 2.4, -3.6, कि यहां पर मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस नंबर लाइन के ऊपर। द आंसर इज यस। अगर यस है ना आंसर, तो हर वो नंबर जो कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे हम रियल नंबर। बात क्लियर है? पर फिर ये इमेजिनरी नंबर क्या चीज है सर? इमेजिनरी, देखो वर्ड, क्या आपने कभी सोचा कि इमेजिनरी वर्ड आखिर आया कहां से? आप बोलोगे सर ऐसी चीज जो सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे सर इमेजिनरी नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कभी आपने ऐसी चीजें पढ़ी हैं, आयोटा सुना है कभी? आयोटा, 3 आयोटा, 4+3 आयोटा, इस तरह की चीजें, ये होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब अच्छी बात पता क्या है, हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पर हमें इमेजिनरी नंबर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते, तो हमें ये पढ़ने ही नहीं है। तो सर हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में, कि आखिर रियल नंबर्स क्या होते हैं। चलो समझते हैं थोड़ा रियल नंबर के बारे में और भी चीजें। अब देखो, जब मैंने बात करी रियल नंबर, पहली बात तो ये समझ आ गई कि बेसिकली आप उनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। पर इसके अलावा हमें एक चीज और समझनी है। व्हाट इज दोस थिंग्स? कि बेसिकली जब आपके जो रियल नंबर्स होते हैं, ये भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकते हैं। एक तो आपके नंबर्स होते हैं कौन से? एक होते हैं आपके रैशनल, एक होते हैं आपके इररेशनल। अब इनके बीच में क्या फर्क सर, रैशनल और इररेशनल के बीच में? देखो, कई बार ना यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से होंगे इसमें अंदर, या फिर रैशनल नंबर्स को हम कैसे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें भी ना इनके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया ले लेना चाहिए। देखो, जब मैं बात करता हूं ना इररेशनल नंबर की, तो बेसिकली इररेशनल नंबर पहले समझो क्या होते हैं। इररेशनल नंबर ये वो नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। चिंता मत करो, सबका मतलब बताऊंगा, पर पहले लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या मतलब सर इस चीज का? क्या कभी वर्ड सुना है टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो जाना, यानी कि खत्म हो जाना। रिपीटिंग जो बार बार चीजें रिपीट करती है। टर्मिनेटिंग मतलब होता है खत्म हो जाना, रिपीटिंग मतलब जो चीजें रिपीट हो रही हैं। और मैंने शब्द क्या यूज किया? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग मतलब वो चीज रिपीट नहीं हो रही।
सर ऐसी क्या चीज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या आपने कभी पाई सुना है? पाई बिल्कुल सुना है सर। पाई की वैल्यू बताओ क्या होती है? आप बोलोगे सर पाई की वैल्यू तो बहुत लंबी होती है कि 3.1415 ऐसे करते करते ये चलती रहती है, बहुत लंबी सी है। ये देखो, ये जो चीजें हैं ना, जो सारे नंबर्स हैं, जो सारे डिजिट्स की बात करें, ये सारे चलते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे। या फिर और बताओ, मैंने कोई एग्जांपल लिख दिया 0.569827435874 ऐसे करते 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 कुछ मैंने आपको नंबर लिख दिया। अब आप बोलोगे सर ये नंबर ना चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कोई पैटर्न आ गया, फिर ये पैटर्न था, फिर अगला पैटर्न, ऐसे कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा। तो ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते और जो रिपीट भी नहीं होते, कोई पैटर्न भी उनके अंदर नहीं होता, उनको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। सर ये बात तो क्लियर होगी। फिर ये रैशनल नंबर क्या होते हैं? देखो रैशनल या तो आप ऐसा कह लो कि जो इर्रेशनल नहीं है वो रैशनल है, या फिर इसकी डेफिनेशन और भी बहुत सिंपल है। क्या है इसकी डेफिनेशन? कोई भी नंबर जो आप ना p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर को बोलते हैं हम रैशनल। क्या बोला मैंने? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहां पर आपके q की वैल्यू 0 नहीं है, वो आपका रैशनल नंबर हो गया। तो थोड़ा और एग्जांपल बताइए, मैं रैशनल को थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आप बोलोगे सर रैशनल के अंदर ना एक तो आपकी फ्रैक्शंस आ सकती हैं, बिल्कुल फ्रैक्शन बिल्कुल आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सर जैसे 5/7, ठीक है, 9/4, 16/3, 5/8, ये सब क्या है? ये सब सर फ्रैक्शन है, हमें पता है ये चीज फ्रैक्शन होती है। क्या ये p बाय क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है? अरे सर ये p बाय क्यू की फॉर्म में ही है, तो बिल्कुल ये क्या हुआ सर? ये रैशनल हुआ। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और समझो, एक होते हैं आपके क्या, आप बोलोगे सर एक होते हैं हमारे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? आप बोलोगे सर इंटीजर जैसे कि आपने बोल दिया सर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है सर? अरे ये तो इंटीजर है, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या इंटीजर भी रैशनल नंबर है? आंसर इज यस। सर वो कैसे? अरे ये देखो ना, यहां पर क्या -3 को आप -3/1 लिख सकते हो, -2 को -2/1 लिख सकते हो, इन सबको बाय वन लिखा जा सकता है। आंसर इज यस। तो क्या ये वाले नंबर जो -3 था, क्या वो p बाई क्यू नहीं है? बिल्कुल है, p बाई क्यू। तो ये भी क्या हुआ सर? ये भी रैशनल नंबर हुआ। तो आपको ध्यान पता क्या रखना है कि सारे फ्रैक्शंस होते हैं रैशनल नंबर, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर। उसी तरह से एक होते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोला मैंने वर्ड? मैंने वर्ड यूज किया टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म हो जाए, जो टर्मिनेट हो जाए। सर वो भी रैशनल हुए, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोल दिया आपको 2.4, क्या बोला मैंने? 2.4, ये खत्म हो गया, टर्मिनेट, आगे थोड़ी चले जा रहा है, नहीं खत्म हो गया। तो 2.4 भी सर रैशनल नंबर है, बिल्कुल, क्योंकि आप 2.4 को कैसे लिख सकते हो? आप बोलोगे सर 24/10 लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है, p बाई क्यू हो गया सर, ये भी रैशनल। कोई और बता दो सर एग्जांपल। 9.3, 9.3 क्या होता है? 93/10, सर ये भी p बाई क्यू हो गया। तो बेसिकली कहने का मेरा पॉइंट ये है ना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं सर? वो भी रैशनल नंबर होते हैं। बहुत बढ़िया। सर इसके अलावा भी कोई चीज होती है जो कि आपकी रैशनल नंबर होती है? द आंसर इज यस। उसको हम सर क्या बोलते हैं? रैशनल के अंदर एक आखिरी चीज वो होती है जो होती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इस चीज का क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत सिंपल है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये चीज खत्म नहीं हो रही पर ये चीज रिपीट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 0.6666 ऐसे करते ये चला जा रहा है, तो चला जा रहा है तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड। पर क्योंकि देखो पैटर्न क्या है, 6 6 6 6 6 ऐसे चलता जा रहा है, तो रिपीटिंग तो हो गया। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं,
सर बाकी सारी बातें मैंने अग्री कर ली आपकी कि हाँ यार फ्रैक्शन भी आपका रैशनल है, इंटीजर भी रैशनल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल है, पर ये कैसे रैशनल है ये तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे। तो दरअसल में ना आप इसको मान लो सर, ये मान लो x है, क्या है ये x इक्वल टू 0.6666 ऐसे चलता जा रहा है। जब भी कोई चीज ऐसे रिपीट होती है ना, हम इसको x इक्वल टू 0.6 बार भी बोल सकते हैं। बार ऐसे बनाते हैं, बार, ये जो चीज रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर हम लाइन बना देते हैं। तो x की वैल्यू ये हुई बिल्कुल। अब हमें पता क्या करना है, ये जो चीज रिपीट हो रही है ना, ये डेसिमल के बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल इसको डेसिमल के इधर ले आओ, यानी कि इधर इधर ले आओ डेसिमल के। सर वो कैसे? अरे 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। जैसे ही आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे आ गया 10x, इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया, आप बोलोगे सर 6 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6.6 बार। या फिर यहां देखो ना 0.6666 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 6 इधर आ गया, पीछे तो वही है 6.6666 ऐसे तरह कर। तो ये बना 10x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस। अब पता क्या करो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो आप क्या करोगे 10x माइनस x, सर वो बन जाएगा 9x। इधर क्या बना 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ये बन गया 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, x की वैल्यू आ गई 6/9, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2/3। सर 2/3 क्या है, सर 2/3 p/q है। p/q क्या होता है सर, वो रैशनल नंबर होता है। तो यानी कि ना ये वाली जो चीज नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रही पर रिपीट हो रही है, ये भी क्या होती है, ये भी सर रैशनल नंबर ही होती है। तो पॉइंट पता क्या बना, पॉइंट ये बना, ऊपर है हमारे पास नंबर, नंबर होते हैं दो तरह से, एक क्या, एक रियल नंबर, एक आपके इमेजिनरी। इमेजिनरी होते हैं अयोटा वाले, इनको हटा दो। रियल नंबर आपके दो तरह से होते हैं, क्या है रियल नंबर, दो तरह से, रैशनल, इररैशनल। इररैशनल तो सर वो हो गए जो क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना वो खत्म होते हैं ना ही वो रिपीट होते हैं, तो उनको हमने इररैशनल बोल दिया। फिर आओ रैशनल के ऊपर। रैशनल के अंदर हमने सिर्फ चार कैटेगरीज देखी। कौन सी चार कैटेगरीज, एक थी आपकी फ्रैक्शन वाली, फ्रैक्शन मतलब p/q। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा सर इंटीजर, इंटीजर हमने देखा उसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरा हमने देखा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो वाला डेसिमल जो खत्म हो जाता है, 2.4 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो भी रैशनल। और आखिरी हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होता पर कहीं ना कहीं रिपीट होता है, इन्हीं को बोलते हैं रैशनल नंबर। आई होप आपको ये सारी की सारी टर्म्स की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होगी। ठीक है सर, कुछ और भी एग्जांपल्स दे सकते हो ऐसे, मतलब एक तो आपने दे दिया 0.6 बार का, पर और भी कुछ एग्जांपल है? आंसर इज यस। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से जैसे मान लो मैंने बोला x इक्वल टू 0.5 ऐसे चलता जा रहा है। अब इसको कन्वर्ट करो रैशनल के अंदर, कुछ नहीं करना, रिपीट क्या हो रहा है 5 5 5, इसको इधर ले आओ, इधर आएगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 10x इक्वल टू 5.555, इस तरह से आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट जैसे करोगे ये बन गया आपका 9x और यहां बन गया आपका 5, तो x की वैल्यू क्या बनी, x की वैल्यू बन गई 5/9, हो गया कन्वर्ट, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, बहुत ईजी था। ठीक है, लोग ये भी कर लेते हैं, लोगों को दिक्कत पता कहां पे आती है, लोगों को दिक्कत आती है यहां पे। जैसे मान लो मैंने क्या बोला, x की वैल्यू क्या है 0.575757 इस तरह से। अब आप बोलोगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा पर रिपीट हो रहा है, पर रिपीट हो क्या रहा है, आप बोलोगे सर 5757 रिपीट हो रहा है, तो यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब आपको ये पूरा का पूरा इधर लेकर आना है, वो कैसे आएगा, क्या 10 से मल्टीप्लाई करके, अरे भैया नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 57 इधर उठ के आ जाएगा। तो जैसे मैंने इस पर्टिकुलर लाइन को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपका 100x, और इधर ये जब ये उठ के आएगा ये क्या बन जाएगा 57.57 बार। तो जब आप इसमें से ये माइनस करोगे, ये क्या हो गया 100 माइनस 1, यानी कि 99x इज इक्वल टू व्हाट 57 माइनस 0, ये बन गया 57, पीछे वाला तो पूरा कट ही गया, x की वैल्यू बन गई क्या 57/99। इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, 3 से आप डिवाइड कर लेना तो वो आपका अकॉर्डिंगली आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पर अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, अब एक काम पता क्या करना है आपको, क्या करना है सर, काम आपको ये करना है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और नीचे मुझे कमेंट में क्या करना है सर, इसका आंसर बताना है कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, नीचे कमेंट्स में लिखो एंड फिर आगे बढ़ो। क्या ये बात कर लोगे? बहुत बढ़िया। तो एक दो ना और क्वेश्चन करते हैं। जैसे यूपीएससी ने ही हमसे क्वेश्चन पूछा था ये वाला 2020 के अंदर। यहां क्या पूछ लिया कि भैया ये वाला नंबर है, ये किसके इक्विवेलेंट है इन चारों में से? तो कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। यूपीएससी को भी बता देंगे कि हम करना जानते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है? 1.272727, इस तरह चली जा रही है। यहाँ पे दो टर्म्स है जो रिपीट हो रही है, 2727। तो 27 को सर इधर ले आओ। कैसे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके। ये बन गया 100x, ये बन गया 127.2727, इस तरह से। अब क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर दो, ये बन गया आपका 99x। ये कितना बना? ये पीछे वाला तो कट गया। 127 माइनस 1, ये बन गया आपका 126। तो x की वैल्यू क्या बनी? 126/99। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, आपने जो आंसर निकाला ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको फर्दर और काटो। कैसे कटेगा? आप बोलोगे 9 से कट जाएगा। 9 इंटू 11 इज 99, 9 इंटू 14 इज 126। तो इसकी वैल्यू क्या बनी? सर इसकी वैल्यू बनी 14/11। तो इस तरह से यूपीएससी का जो 2020 का क्वेश्चन था हमने चुटकियों में सर सॉल्व कर लिया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये तो सर इस तरह से हो गया। एक ना और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बच्चे वहां पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, एक जो अलग लेवल के ऊपर चलते हैं। वो क्या है? वो एक क्वेश्चन लिखो कि लेट से आपके x की वैल्यू क्या है? लेट से आपके x की वैल्यू है 0.1737373, इस तरह से। क्या सर इसको भी लिख सकते हैं हम p बाई क्यू? अरे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो है ये रैशनल। पर कैसे लिखेंगे, कैसे, वो तो बता दो। अब नोटिस करना, यहां पर डेसिमल के बाद ना 7373 रिपीट तो हो रहा है, पर बीच में सर ये 1 आ गया, ये 1 रिपीट नहीं हो रहा। तो एक काम करो, पहले 1 को इधर ले आओ, क्योंकि 1 ना अपने आप में गड़बड़ कर रहा है, 1 रिपीट नहीं ना हो रहा। तो पहले 1 को इधर ले आओ। सर वो कैसे करेंगे? आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा 10x। इसके इक्विवेलेंट 1 जब इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 1.737373, इस तरह से आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो क्वेश्चन था बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। अब 7373 रिपीट हो रहा है, तो 73 को इधर ले आओ। कैसे करेंगे? दो टर्म्स को इधर लेकर आना है। आप बोलोगे सर आप इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, आप बोलोगे सर ये बन गया 1000x, उधर क्या बन गया? वो बन गया 173.7373 एंड सो ऑन। तो क्या करेंगे? अब इसमें से ये माइनस कर दो। 1000x में से 10x माइनस किया, ये बना आपका 990x। इधर तो पीछे वाला कट गया, ये क्या बना? 173 माइनस 1, ये बना आपका 172। तो x की वैल्यू क्या आई? आप बोलोगे सर 172/990। और भी काट सकते हो, ठीक है ना? और जब आप काटोगे इसको तो कितना आंसर आपका बनेगा, जो भी आप देखना चाहो, तो ये बन जाएगा आपका 86/495। तो ये आंसर आपका बनेगा इस तरह से। तो इस तरह से हमने क्या समझा? हमने समझ लिया कि भैया हाँ, यहां पर ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो बड़े आराम से हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन कर दे, हमने हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया। एक डेसिमल के पीछे, दो डेसिमल के पीछे, जो भी होगा हम क्या करेंगे? पहले रिपीटिंग वाले को पहले डेसिमल के पीछे ले आएंगे, फिर जो भी नंबर होगा रिपीटिंग वाला फिर एक बार आगे ले आएंगे, एंड अकॉर्डिंगली हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। पर पता क्या होता है, कई बार ना मैंने क्लासेस के अंदर देखा, जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों को एक बड़ी कंफ्यूजन होती है। सर कैसी कंफ्यूजन? कंफ्यूजन ये होती है कि लेट्स से मैं बात करता हूं जैसे पाई की। अब पाई को मैंने क्या बोला? मैंने बोला यार इसकी वैल्यू बड़ी अजीब सी होती है, 3.1415, ऐसे पता नहीं, बहुत लंबा सा नंबर है, मुझे खुद भी याद नहीं है क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। याद क्यों करूं भैया इतना? पर मुझे इतना पता है यार बहुत लंबा सा है, बहुत लंबा सा होता है। तो क्या होता है? आप बोलोगे सर ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं होता और ना ही ये रिपीट करता है, तो नॉन रिपीटिंग हुआ। बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? सर ये आपका इररेशनल हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? सर बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमें पता है। पर कई बच्चों को लगता है कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होती है, 22/7 भी तो होती है। बिल्कुल ठीक बात है। जब 22/7 मैंने लिख दिया तो ये तो पी बाई क्यू नहीं हो गया? सर ये बात भी ठीक है। और जब मैंने पी बाई क्यू लिख दिया तो सर ये रैशनल नंबर भी तो हो गया। अब माथा ठनका मेरा, यो हो कुछ तो गड़बड़ हो गई। क्यों सर? यहां पर आपने लिख दिया कि भैया पाई रैशनल है, यहां पर आप कह रहे हो पाई इररेशनल है।
तो सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो रैशनल है भैया या तो इररैशनल है, ठीक है ना, या तो इंसान अच्छा होता है या बुरा होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप बोलोगे सर अच्छा भी है बुरा भी है, अनलेस कि आप, ठीक है ना, होते हैं बट यहां पर नहीं है एटलीस्ट। तो ये कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे, बताओ क्या गड़बड़ हुई है, जिसको पता है एक बार कोशिश करो, मुझे कमेंट में बताओ कि क्या गड़बड़ कर दी हमने। दोस्तों गड़बड़ पता क्या करी, ये जो हम लिखते हैं ना, पाई की वैल्यू दरअसल में होती यही है 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, पर ये जो पाई की वैल्यू मैंने 22/7 लिख दी ना, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या मतलब सर, देखो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ऐसा समझो। हम लोगों ने ना अपनी कैलकुलेशन के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 लेने लग गए हैं, पर दरअसल में पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं है, वो बिल्कुल क्लोज है इसके। समझे इस बात को, मैंने क्या कहा, मैंने कहा पाई की जो वैल्यू है ना, इट इज वेरी क्लोज, बहुत ही पास है इस नंबर के, पर एक्चुअल में इसके इक्वल है ऐसा नहीं है, इट इज वेरी क्लोज टू दिस। तो इस वजह से अगर आप बिल्कुल आप पाई को देखोगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा, पाई की एक्चुअल वैल्यू ये है और इसको आप सॉल्व करोगे ये उतनी वैल्यू एक्यूरेटली नहीं देता, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब हमें कैलकुलेशन करनी होती है, सर अपने एग्जाम को क्रैक करना है, तो हम पाई की वैल्यू ये ले लेते हैं, तो हमने मान लिया कि यार पाई की वैल्यू इसके आसपास है, पर क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, तो इस वजह से पाई को हम इसके 100% इसके इक्वल नहीं कह सकते। अब क्योंकि 100% इक्वल नहीं कह सकते, तो भैया ये 22/7 इसकी वैल्यू नहीं हुई, 22/7 वैल्यू नहीं हुई तो पी बाई क्यू नहीं हुआ, पी बाई क्यू नहीं हुआ तो सही भैया क्या हुआ, ये रैशनल नहीं हुआ। तो पाई क्या है दरअसल में, इट इज एन इररेशनल नंबर। ये बात आपको कभी भी भूलनी नहीं है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत बढ़िया सर, ये बात भी समझ आ गया। तो अभी तक ना हमने ये सारी चीजें जान ली। क्या जान लिया सर? हमने देख लिया नंबर कितने तरह के होते हैं, हमने उसके बाद ये भी जान लिया कि रैशनल क्या होता है और इररेशनल क्या होता है, रैशनल के अलग अलग टाइप्स पढ़ लिए, ये सब जान लिया था। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें ना फर्दर जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनको फर्दर पढ़ना है। अब सर इंटीजर्स तो हमने पढ़े, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे क्या है सर, ये इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स में भी ना थोड़ी कैटेगरीज हो सकती हैं। किस तरह से? देखो एक तो इंटीजर्स आपके हो सकते हैं कि आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या? अरे नेगेटिव जो होते हैं वही है ना, क्या मतलब, हर चीज में मतलब थोड़ी पूछोगे। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है जैसे -3, -2, -1, -4, -5, ये सब क्या है, ये नेगेटिव है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर बाकी क्या बचे हुए होंगे? क्या बाकी पॉजिटिव बोल दूं? नहीं, पॉजिटिव नहीं बोलना, जीरो भी तो है। तो यहां पर इनको पता है हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम होल नंबर। क्या बोलते हैं सर? होल नंबर। इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली कोई आपसे पूछे होल नंबर के बारे में, आप उसको बोल देना 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे होल नंबर होते हैं। और अगर आप इसमें से 0 को हटा दो और बाकी सारे नंबर देखो, तो ये सारे नंबर क्या बन जाते हैं सर? ये बन जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर। फर्क समझ आया? नेचुरल नंबर के अंदर क्या होते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम 1। होल नंबर क्या होते हैं? उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है। तो होल नंबर ऐसा है क्या? होल नंबर एक तरह से ऐसा मान के चलो कि होल नंबर है ऐसे बड़ा सर्कल, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल बना दिया, वो आपका नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, इसके में अंदर एक्स्ट्रा क्या है? इसमें 0 भी एक एक्स्ट्रा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड आपका होल नंबर। तो मुझे एक बात बताओ क्या बात बताएं सर? अरे ये बात बताओ, इधर इधर, ये क्या आपको नेचुरल नंबर क्लियर हुआ कि आखिर नेचुरल नंबर का क्या मतलब है? बिल्कुल सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर क्या थे कि 0 भी इंक्लूड कर दिया, तो ये सारे आपके बन गए क्या? वो सारे होल नंबर बन गए। सर प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो आपके डिविजिबल होते हैं किससे? ये आपके डिविजिबल होते हैं बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कहने का अर्थ क्या कि ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ आपके 1 से डिवाइड करें और सिर्फ उस नंबर से डिवाइड करें। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जब मैं बात करता हूं 2 की, तो 2 किस किस से डिवाइड होता है? आप बोलोगे सर 2 1 से डिवाइड होता है और दूसरा अपने आप से डिवाइड होता है, इसके अलावा तो किससे नहीं होता। उसी तरह से 3 की बात करें, सर 3 भी 1 से डिवाइड हो गया और अपने आप से। 5 की बात करें तो वो भी, देखो 4 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 4 पता किससे होता है? 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है और 4 से।
तो यहां पर इसके 3 फैक्टर हो गए, पर जब प्राइम नंबर की बात होता है ना तो वहां पर 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 फैक्टर हो गया और नंबर एक अपने आप में खुद हो गया। उसी तरह से आप देख पाओगे 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, इस तरह से सारे क्या हैं, ये सारे प्राइम नंबर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स है ना ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, इनके पास 2 ही फैक्टर होते हैं। तो सर प्राइम नंबर भी समझ आ गया। आगे क्या लिखा है आपने? आगे मैंने लिखा है आपके ऑड नंबर। देखो ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके एंड में, एंड मतलब यूनिट डिजिट के ऊपर, यूनिट डिजिट के ऊपर आपका क्या आता है, आपकी यूनिट डिजिट के ऊपर आता है 1, 3, 5, 7, 9। इनको बोलते हैं हम ऑड नंबर्स। बेसिकली ये वो नंबर होते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उनको बोलते हैं क्या? ऑड नंबर। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूं इवन नंबर की, तो इवन नंबर क्या होते हैं? जिनकी यूनिट डिजिट आपकी क्या होती है, जिनकी यूनिट डिजिट आपकी 0, 2, 4, 6, 8 होती है। बेसिकली वो नंबर्स जो कि आपके 2 से डिविजिबल होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको बोल देते हैं सर हम इवन नंबर्स। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। बाकी जो चीजें थी सर, बाकी चीजें हमने पढ़ी रखी हैं। रैशनल नंबर हमने पढ़ लिया, 4 टाइप्स हमने पढ़ ली, इररेशनल पढ़ लिया, इंटीजर हमने पढ़ लिया। अब जब ना बात करते हैं इंटीजर की, सॉरी फ्रैक्शन की, जब हम बात करते हैं इसकी फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में 2 प्रकार आ जाते हैं। फिर कौन से 2 टाइप्स? एक को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, एक बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझाता हूं। जैसे मान लो फ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है, आप बोलोगे सर फ्रैक्शन इज नथिंग बट, जैसे मान लो कोई a बाय बी है, इसी को हम फ्रैक्शन बोल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो a है ये बोलता है क्या? दिस इज न्यूमरेटर। बिल्कुल सर। और आपका जो b है वो क्या है सर? b डिनोमिनेटर हो गया आपका। फिर हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो सर, क्या मान लें? अगर मान लो जो आपका a है ना वो छोटा है b से, बेसिकली आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है b से, तब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम सर प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो आपका जो a है यानी कि आपका न्यूमरेटर b से बड़ा है, यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया सर, ये बात भी समझ आ गई। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं 3/5, तो आप क्या बोलोगे सर? 3/5 के अंदर क्या हो रहा है? आपका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं, लेट्स से 5/3, आप बोलोगे सर 5/3 में 5 यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये बात भी सर क्लियर हुई। और क्या लिखा हुआ है आपने बोर्ड के ऊपर? और मैंने लिखा है कि एक चीज जो कि है आपकी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? बेसिकली वो वाले नंबर्स जिनके आपके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। याद करो मैंने क्या बोला? एक होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में हमने देखा 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। बस 2 ही फैक्टर थे। बिल्कुल। तो कंपोजिट फैक्टर क्या हुए? कंपोजिट नंबर क्या हुए? बेसिकली वो वाले नंबर हुए जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे आप 4 की बात कर लो। अब 4 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। तो क्या इससे 2 से ज्यादा फैक्टर है? बिल्कुल है। 4 क्या हुआ? 4 एक कॉम्पोजिट है। याद करो जब हमने प्राइम लिखा था तो हमने उसमें 4 का नंबर इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है। अब बच्चों का एक सवाल कई बार और आता है, वो क्या आता है? वो पूछते हैं कि सर जो 1 है, क्या 1 प्राइम है? नहीं सर, प्राइम तो नहीं है। प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया था प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं, यहां तो एक ही फैक्टर है। ठीक बात है। तो सर कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट तो मैंने बोला था क्या, कि उससे 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, पर 1 के केस में सर एक ही फैक्टर है। तो दरअसल में ना 1 एक बड़ा ही स्पेशल नंबर है। तो 1 क्या है सर? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ना ही एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें 2 फैक्टर्स भी नहीं है, ना ही ये कॉम्पोजिट है क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है, इसका तो एक ही फैक्टर है। तो 1 इज व्हाट? 1 इज नीदर प्राइम
नॉर कॉम्पोजिट। उसी तरह से कई बार ना हमें ये ट्विन प्राइम आता है कई बार सामने कि आखिर ये ट्विन प्राइम क्या होता है। सर प्राइम तो समझते हैं, पर ये ट्विन प्राइम क्या आ गया। जैसे मान लो मैं आप बात कर रहा हूं 3 और 5 की, या फिर आप बात कर लो 5 और 7 की। अब क्या ये दोनों नंबर प्राइम है? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको देख रहा हूं 3 और 5 को, जब मैंने इसको देखा मैंने देखा यार हाँ 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, बिल्कुल ठीक बात है। और साथ ही साथ ना इनके बीच का जो डिफरेंस है 5 माइनस 3 करो, सर डिफरेंस आया 2, तो तब ये क्या बन गए ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का अर्थ बहुत सिंपल है, क्या दो नंबर्स प्राइम है, ठीक है, क्या उन दोनों प्राइम के बीच में जो डिफरेंस है क्या वो 2 का है, यस, तब उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। 5 और 7 के बीच में भी तो यही सेम चीज है, प्राइम भी है और आपका डिफरेंस भी 2 का ही है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोल देंगे, ट्विन प्राइम यहां पे बोल दिया जाएगा। आई होप यहां पर किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये थोड़े फंडामेंटल्स थे जो हमने समझ लिए, ठीक है। एक चीज आपको और जाननी है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए डिजिट के बारे में। तो डिजिट क्या होती है, लेट से मैंने बात करी एक डिजिट ए की, तो जो आपकी डिजिट होती है ना, ये कोई भी नंबर हो सकती है बिटवीन 0 to 9, ठीक है। मैंने कोई डिजिट बोल दिया, तो लेट से मैं डिजिट ए की बात कर रहा हूं, तो जब आपको ऐसा बोला डिजिट, तो डिजिट दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर कोई ऐसा नंबर है जो 0 से लेकर 9 के बीच में है, ठीक है। अब मान लो मैं आपको बोलता हूं मेरे पास कोई नंबर है ए बी, और मैंने आपको यहां पे स्पेसिफाई कर दिया कि ये क्या है, 2 डिजिट नंबर। क्या स्पेसिफाई कर दिया सर, 2 डिजिट नंबर। अब एक तो डिजिट है इसमें ए, एक है बी। अब आपके दिमाग में आएगा सर बी एक डिजिट है, तो जब डिजिट होती है कोई चीज वो क्या हो सकती है, वो 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। सर ए क्या है, सर ए भी एक डिजिट है, और डिजिट क्या हो सकती है सर, 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है। और यही आपने कर दी गड़बड़। क्या गड़बड़ कर दी, मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पे क्या लिखा था, मैंने लिखा था ए बी क्या है, ए बी 2 डिजिट नंबर है, तो बी तो चलो ठीक है 0 से 9 हो सकता है, पर मान लो आपने ए की वैल्यू अगर 0 मान ली, तो क्या हो जाएगा, क्या वो नंबर आपका 2 डिजिट रहेगा, नहीं, वो तो सिंगल डिजिट हो जाएगा। तो दरअसल में ना ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लिए ए के लिए 0 पॉसिबल वैल्यू नहीं है, ए के लिए पॉसिबल वैल्यू कहां से आएगी, वो 1 to 9 के बीच में आएगी। क्या ये फर्क समझ आया? मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूं। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास ना एक 3 डिजिट नंबर है, क्या है, 3 डिजिट नंबर है, कौन सा, XYZ, ठीक है। अब इस नंबर में पता क्या होगा, आपका जो Z है, जो Z की वैल्यू क्या हो सकती है, आप बोलोगे सर ये तो 0 से 9 हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं। Y की वैल्यू क्या हो सकती है, Y डिजिट की वैल्यू हो सकती है 0 से 9, पर जो आपका X है ना वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर X 0 हो गया वो 3 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं, वो 2 डिजिट बन जाएगा। तो X की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो सर 1 to 9 ही हो सकती है, उसके लिए जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी। क्या ये बात सबको क्लियर आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, और आगे चलते हैं। और एक चीज और इमेजिन करो, जैसे मान लो एक मैंने आपको नंबर बोला 145, ठीक है, 145 मैंने आपको बोला, 145 एक नंबर है, ओके सर। अब इस नंबर में पता क्या होता है, इस नंबर में ये वाली इसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट, बिल्कुल ठीक बात है। इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं सर हम टेंस डिजिट बोलते हैं। एंड उसी तरह से ये जो पहले वाली नंबर है, मतलब पहले वाली डिजिट है, इसको बोलते हैं हम 100th डिजिट, ठीक है। पर ये आप सर हमें बता क्यों रहे हो, क्योंकि पता होना चाहिए, पहली बात तो इसीलिए बता रहा हूं कि पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये चीजें, क्योंकि दरअसल में ना इनकी कुछ फेस वैल्यू होती है। फर्क समझना, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक होती है आपकी फेस वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां ये 5 है, 5 की फेस वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 5, अरे दिख कैसा रहा है, ये 5 ही दिख रहा है तो 5 है इसकी वैल्यू, फेस वैल्यू। 4 है, 4 की फेस वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 4 ही है। 1 की फेस वैल्यू क्या है, 1 की फेस वैल्यू 1 ही है। तो फेस वैल्यू जैसा वो दिखता है ना, वही उसकी क्या हो जाती है सर, वही हो जाती है उसकी फेस वैल्यू। जैसे अगर 145 के अंदर मैं आपसे पूछूं कि 145 के अंदर 1 की फेस वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 1। 4 की फेस वैल्यू क्या है, वो बोलोगे 4। 5 की फेस वैल्यू क्या है, वो बोल दोगे आप 5, ठीक है। अब एक चीज होती है जो होती है इसकी प्लेस वैल्यू। अब एक चीज नोटिस करना,
यहां पर बात होगी किसकी, प्लेस की, कि आखिर वो है कहां पे। अब आप एक बार नोटिस करो, आप बोलोगे सर जो यूनिट प्लेस है ना ये तो वंस प्लेस के ऊपर है या यूनिट प्लेस के ऊपर है, जो आपका 4 है ये टेंस प्लेस के ऊपर है, और आपका जो ये आखिरी वाला 1 था ये 100th प्लेस के ऊपर है। बात सही है नहीं सही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर कोई आपसे पूछता ना कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, आपको पता क्या करना है, इसकी फेस वैल्यू ले ली, ठीक है, उसकी जो भी प्लेस थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 वाले की, 1 की प्लेस वैल्यू बनेगी 1 इंटू 100, वो बन जाएगा 100, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लेट से आपसे 4 की प्लेस वैल्यू पूछता हूं, क्या पूछा मैंने कि 4 की भैया प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको 4 की फेस वैल्यू देखनी है, वो कितनी है 4, और उसकी कौन सी जगह के ऊपर है, आप बोलो टेंस डिजिट के ऊपर, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई, वो होगी 40। 5 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 इंटू 1 ही आएगी। तो इस तरह से आप इस चीज को देख सकते हो। तो बहुत ध्यान से देखना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, क्या वो फेस वैल्यू पूछ रहा है, फेस वैल्यू तो मतलब सेम एज द नंबर, जो भी डिजिट यहां पर भी है जो भी इसका होगा वो सेम ही बनेगा। पर प्लेस वैल्यू के अंदर क्या करना होता है, आपको जो भी उसकी प्लेस होती है, जो भी डिजिट के आपके कौन सी प्लेस के ऊपर है, टेंस, यूनिट, 100 किसके ऊपर है, उसके हिसाब से वो वैल्यू बदल जाती है। एक और एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे मान लो 1792 है, इसके अंदर अगर मैं आपसे फेस वैल्यू पूछूंगा, क्या बोला मैंने, फेस वैल्यू, वो तो आप बोल दोगे सर 179 और 2 ही है, इन चारों के लिए सेम ही जो होता है वही होता है। पर अगर मैं आपसे इनकी प्लेस वैल्यू पूछ लूंगा ना तो वो बदल जाएगी। किस तरह से, सर ये आपकी यूनिट प्लेस के ऊपर है तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 होगा, ये आपकी टेंस प्लेस के ऊपर है तो मल्टीप्लाई 10 होगा, ये 100 प्लेस के ऊपर है तो मल्टीप्लाई 100 होगा, और ये आपकी 1000 प्लेस के ऊपर है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। तो इसकी 1 की प्लेस वैल्यू क्या बनी, आप बोलोगे 1000, 7 की प्लेस वैल्यू क्या बनी, वो बन जाएगी 700, 9 की प्लेस वैल्यू क्या बनी, वो बनी 90, और 2 की प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, वो बन जाएगी 2। तो आई होप आपको फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लो मैंने आपको 4 डिजिट्स दिए, मैंने आपको बोला देयर आर 4 डिजिट्स, 4 1 9 2, ठीक है। इन चारों डिजिट्स को यूज करके ना आपने लार्जेस्ट नंबर बनाया, क्या बनाया, आपने लार्जेस्ट नंबर बनाया। उस लार्जेस्ट नंबर के अंदर व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ये पूछा मैंने आपसे। क्या पूछा मैंने बोला कि आपके पास 4 डिजिट से 4 1 9 और 2, ठीक है। इन चारों डिजिट्स को यूज करके मैंने लार्जेस्ट नंबर जो पॉसिबल था वो बना दिया। बहुत बढ़िया किया सर। अब उस लार्जेस्ट नंबर के अंदर क्या आप मुझे 4 की प्लेस वैल्यू बता सकते हो, बहुत सिंपल है, बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कैसे, क्या करना होगा, पहले तो लार्जेस्ट नंबर निकालो कि इन चारों को आप यूज करके कौन सा लार्जेस्ट नंबर बना सकते हो। आप बोलोगे सर 4 डिजिट्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है, तो सबसे बड़े वाले को यहां डाल देंगे, बिल्कुल, फिर 4 यहां आ गया, फिर 2 यहां आ गया, फिर 1 यहां आ गया, तो ये बन गया आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर जो कि इन चारों डिजिट्स को यूज करके बनाया जा सकता है, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना, रेपिटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या प्लेस वैल्यू ऑफ 4, बहुत इजी है, फेस वैल्यू कितनी है 4 की, 4 ही है, और प्लेस के लिए क्या करेंगे, इसकी डिजिट मतलब इसकी जगह जो है प्लेस वो क्या है 100th, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 400। आई होप ऐसे क्वेश्चन आप लोग करना जान चुके हो। क्या ये बात सबको क्लियर हुई, क्या ये बात सबको क्लियर हुई, ठीक है ना। ध्यान रखना, मैंने बोला यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड होती तो अलग बात थी, पर यहाँ पे मैंने क्या बोला, रेपिटेशन आपकी अलाउड नहीं है। चलो सर ये बात भी समझ आई, तो आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले ना एक मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं। बहुत सारे बच्चों को ना कई बार दिक्कत आती है कि मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है ना, तो यहां पर इसी वजह से ना मेरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ये इसका नाम रहा ऋषभ शर्मा सर PW, क्या है, ऋषभ शर्मा सर PW, ठीक है। यहाँ पे आप इसको स्कैन भी कर सकते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच भी जाओगे। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ना आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, एंड इवन इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बहुत सारे क्विजेस कंडक्ट करवाता रहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गया या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मटेरियल हो गया, कुछ कंटेंट हो गया आप तक पहुंचाना हो, तो इसे टेलीग्राम माध्यम से मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो मेक श्योर अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब आगे क्या करना है सर, आगे थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, चिंता ना करो, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ना है, वो होता है क्या, वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। क्या कॉन्सेप्ट है,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। एक्चुअली बिल्कुल पिछले के साथ लिंक्ड ही है। जैसे मान लो मैंने आपको कोई नंबर दे दिया ABC, इसको पता मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 100 इंटू A प्लस 10 इंटू B प्लस 1 इंटू C। सर ये क्या बात बनी? मान लो आपने कोई नंबर लिया 179, क्या 179 को पता कैसे लिखूंगा? पहले इसकी क्या लो आप कि प्लेस कहां पे, आप बोलो हंड्रेड्स के ऊपर है, तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 1 से। फिर प्लस में साइन करोगे, ये कहां पे है? टेंस प्लेस के ऊपर, तो 10 इंटू 7 कर दोगे। उसी तरह से ये कहां पे है? ये बोल रहे हो आप वंस प्लेस के ऊपर है, तो 1 इंटू 9। चेक करके देख लो, 100 इंटू 100, 10 इंटू 7 70 प्लस 9 बन गया 179। तो एक्चुअल में ना आप कोई भी ऐसे नंबर हो, लेट से आपने बोला AB, तो AB को आप कैसे लिख सकते हो? 10 इंटू A प्लस 1 इंटू B। आपने बोला सर ABCD को कैसे लिखेंगे? मान लो इस तरह से नंबर है मेरे पास A B C और D, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे 1000 इंटू A प्लस 100 इंटू B प्लस 10 इंटू C प्लस 1 इंटू D। इसको बोला जाता है एक नंबर को आपका रिप्रेजेंट करना। इस तरह से आप किसी भी नंबर को ना रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। बात से समझ आई? फिर इसको हम यूज कैसे करेंगे? हाउ कैन वी एक्चुअली यूज दिस? तो यूज भैया ऐसे कुछ करना है। जैसे मान लो ये एक हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है आपका 5x प्लस 3x प्लस xx प्लस x1 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1x7। देखो इसको करने के एक दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि ना आपके पास ऑप्शंस हैं, यूज करो। पहले आप ऑप्शन ए डाल के देख लो, अगर सेटिस्फाई कर गया तो परफेक्टली फाइन, नहीं करा तो बी पे जाओ, सी पे जाओ, डी पे जाओ, ऐसा कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। अब ये देखो समझना है, यहां पे मैं क्या करता हूं। क्या 5x को मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर इसको जल्दी से लिखना है, कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 10 प्लस x इंटू 1, ऐसे ही लिखूंगा। तो बेसिकली ये क्या बनेगा? आप बोलोगे ये बनेगा 50 प्लस x, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर कर दी। उसी तरह से 3x की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? आप बोलोगे सर ये बनेगा 30 प्लस x। उसी तरह से xx की क्या बनेगी? ये बनेगा 10x प्लस x। बिल्कुल ठीक बात है। ये x1 की क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी 10x प्लस 1, और ये आपका क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू 100 प्लस 10x प्लस 7। अब क्या करना है? अब एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, सॉल्व कर लो। क्या करना है सॉल्व करके? ये कितना बना? 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 1 81 प्लस कितने x बने? 1 2 11 2 13 और प्लस 23 प्लस 23x इक्वल टू क्या बना? उधर बना 107 प्लस 10x। क्या बन गया ये? 13x इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। आंसर क्या बना आपका? ऑप्शन नंबर ए, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो इस तरह से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो अगर आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन पता है। 5x को क्या लिखा? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्या कर रहे थे हम पिछले वाले में? 179 को क्या लिखा था? 100 प्लस 70 प्लस 9, यही तो था 100 प्लस 70 प्लस 9। उसी तरह से यहाँ पे 5x को क्या लिख दिया? 50 प्लस x, 3x को 30 प्लस x, xx को 10x प्लस x। इस तरह से आपको ये तरीका पसंद नहीं है, आप ऑप्शन के थ्रू गो थ्रू कीजिए। ऑप्शन जो आपकी सेटिस्फाई कर जाएगी इस इक्वेशन को, वो आपका आंसर बन गया। ये दोनों तरीके समझ आए? ठीक है ना? आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे? मैंने ऑप्शन के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन ए को गो थ्रू करो, तो ये बना कितना? 52, ये बना कितना आपका? 32, ये आपका कितना बना? 22, ये आपका बना 21। ऐड करो सबको, 84 106 और ये बना 127। इधर इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 2 डालो, ये भी 127। LHS इक्वल टू RHS, यानी कि जो हमने माना था x इक्वल टू 2, वो बिल्कुल सही है। चाहे आप ऑप्शंस के थ्रू करो, चाहे आप इस तरह से कर सकते हो। पर बेसिकली पता मेरा पॉइंट क्या था? मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर सिखाना चाहता था, एंड आई एम श्योर आपको वो समझ आ भी गया होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये ना 2018 में पूछा गया, और मैं चाहूंगा कि आप खुद इसको कोशिश करो और नीचे मुझे बताओ कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। कमेंट्स के अंदर मुझे आप इसका आंसर बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या निकलेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। ठीक है, देखो 2-3 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे, 2020 में पूछा हुआ था, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी फर्क नहीं है। अब या तो आप ऑप्शन को यूज कर लो या रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर।
लेट्स से अगर आप रिप्रेजेंटेशन से जाते हो तो ये क्या बना, x प्लस 1x प्लस 5x प्लस xx प्लस x1 इज इक्वल टू वॉट 1xx, यही है, सॉल्व कर लो। ये तो x ही है, ये बना आपका 1x कितना बना 10x, सॉरी नहीं 10x नहीं 10 प्लस x प्लस 50 प्लस x, xx का क्या बन जाएगा, xx का बन जाएगा 10x प्लस x, और ये आखिरी वाले का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 10x प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा 100 प्लस 10x प्लस x, यही बनेगा। बिल्कुल ठीक है। अब जरा एक्सिस को ऐड कर लो, 1 2 3 13 14 24, इधर बन गया 24x प्लस 60 प्लस 1 61 इज इक्वल टू वॉट 100 प्लस 11x। तो क्या बन गया, इसको इधर ले आओ, 13x इक्वल टू 39, तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपको ठीक लगे, ऑप्शंस के थ्रू करना है तो वो भी बिल्कुल सही तरीका है, उसमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, यहां पर क्या कह रहा है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, ऑफ विच द मिडल नंबर इज 0, तो बीच वाला नंबर 0 हो गया, एंड देयर सम इज 4। तो एग्जांपल समझते हैं, मैंने क्या बताया, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है 3 डिजिट्स का नंबर है, आप बोलोगे नंबर ABC मान लेते हैं 3 डिजिट्स का, बिल्कुल, पर उसने हमें क्या बता दिया, हमें उसने बोल दिया कि नहीं यार B तो 0 है, तो नंबर क्या बना, नंबर बना सर A0C, B को मैंने 0 मान लिया ना क्योंकि लिखा हुआ है वहां पे, तो B को मैं 0 मान लूंगा, ठीक है। और वो कह रहा है कि इनका सम 4 है, इनका सम इन डिजिट्स का, इन डिजिट्स के अंदर आ क्या रहा है, आप बोलोगे सर A आ रहा है, 0 आ रहा है और C आ रहा है, इन तीनों का सम 4 आ रहा है, अब 0 तो 0 ही होता है, तो यानी कि A प्लस सी इज इक्वल टू 4 है। ये बनी मेरी पहली इक्वेशन। चलो ठीक है, अब मैंने आगे पढ़ा, अब आगे मैंने क्या पढ़ा, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय 198। देखो नंबर क्या था हमारे पास A0C, जब मैं इसकी पहली और आखिरी डिजिट को क्या कर लूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा, मतलब उसको बदल दिया, तो वो नंबर क्या बनेगा, आप बोल दो सर C0A बन गया, क्योंकि A को C से रिप्लेस कर दिया, C को A से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया मेरा नया नंबर, ठीक है। उसने क्या लिखा है कि जो नया नंबर बना ना, ये आपके नंबर से ग्रेटर है कितना 198। तो दरअसल में मुझे बताओ, आप क्या C0A को कैसे लिख सकते हो, आप बोलोगे सर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीखा हुआ है, C0A को हम लिखेंगे 100C प्लस 0 प्लस A की फॉर्म के अंदर, है ना, 100 इंटू सी प्लस 10 इंटू 0 प्लस A इंटू 1, वो क्या बन गया 100C प्लस A बन जाएगा, 0 तो कट जाएगा, तो ये बना 100C प्लस A। ये है आपका इंटरचेंज वाला नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है, वो था C0A, ठीक है, ओरिजिनल नंबर ये था A0C, सॉरी A0C, ये कितना बनेगा, आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 100A प्लस C, है कि नहीं। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा इंटरचेंज वाला नंबर है, और उसने हमें लिखा क्या है, उसने लिखा है कि जो नंबर इंटरचेंज करके आया, यानी कि ये वाला, वो ग्रेटर है इस वाले से कितना 198। तो लिख लेते हैं, क्या कह रहा है 100C प्लस A, इंटरचेंज वाला जो नंबर है ना, ये आपके ओरिजिनल नंबर यानी कि 100A प्लस C से कितना बड़ा है, 98 बड़ा है, सॉरी 198 बड़ा है। क्या ये बात सबको समझ आई? बिल्कुल ठीक बात है। अब जरा ब्रैकेट को ओपन करो, जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करोगे C से एक C कट जाएगा, वो बन जाएगा 99C, और A से 100A कट जाएगा, वो बन जाएगा माइनस 99A। इसकी वैल्यू आई कितनी 198। अब 99 को जरा कॉमन ले आओ, 99 को जैसे आप कॉमन लोगे ना, अंदर क्या बनेगा C माइनस A, इसकी वैल्यू बनी 198। अब काटो 99 1 ये बना 2, तो C माइनस A की वैल्यू बनी 2। अब देखो मुद्दा क्या हुआ है, पहली इक्वेशन आपकी कह रही है A प्लस सी इज इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन आपकी कह रही है C माइनस A इज इक्वल टू 2। तो क्या पूछा क्या है, उसने पूछा है डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, यही तो पूछा उसने कि डिफरेंस क्या है, यानी कि C माइनस A की जो वैल्यू पूछी हुई है वो क्या है आपकी 2। तो आंसर क्या बन गया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 2 बन जाएगा, बड़े आराम से, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए इसके अंदर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है, अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर कैसे करते हैं, डिजिट्स क्या होती हैं, तो आप कहीं ना इन क्वेश्चन को आप बड़े आराम से टैकल कर ले जाओगे। अब आपका होमवर्क पता क्या रहेगा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, सिमिलर क्वेश्चन है,
आप कोशिश करोगे इसको कमेंट करने की, नीचे कमेंट से मुझे इसका आंसर बताना कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। तो आज मैंने ना आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं, तीनों के तीनों को मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मुझे उसका आंसर बताएं, ठीक है ना। इसके अलावा आने वाले सेशंस के लिए जो भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हो गया या इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हो गया, मैं इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आज बिल्कुल फंडामेंटल क्लास थी, नंबर सिस्टम क्या होता है, क्या मीनिंग क्या होता है। कई बार ना पता क्या होता है, बच्चे अटेम्प्ट करने लग जाते हैं, क्वेश्चंस करने की कोशिश भी करते हैं, पर क्योंकि एक फंडामेंटल एक बेस ही अच्छा ही ना होता, तो कभी वो अच्छे से एक्सेल कर ही नहीं पाते उस चीज के अंदर। तो मेरी कोशिश आज के लेक्चर के अंदर यही रही है कि आपको बिल्कुल मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं, आपके फंडामेंटल, आपके बेस आपका स्ट्रॉन्ग रखूं। फिर आने वाले सेशंस के अंदर जब हम इनके और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, एडवांस चीजें अगले हफ्ते जब पढ़ेंगे, तब आपको उनको समझने के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बिल्कुल घबराना नहीं है, कंटिन्यूसली आप फॉलो करते रहो एंड आई एम श्योर आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो जो 3 होमवर्क दिए ना वो डेफिनेटली करने हैं एंड आई एम श्योर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ना ये जो सारे इश्यूज हैं आपके जो सी सेट के रिगार्डिंग थे, ये सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। बाकी आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि कैसा लगा आपको लेक्चर, थोड़ा सा जो डर आपको फील होता है सी सेट का, क्या कुछ हद तक कम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो प्लीज अपने कमेंट्स जो भी आपके होंगे, वैल्यूएबल फीडबैक्स होंगे, वो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगले लेक्चर के अंदर। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। That's it for this video. Keep working hard. Goodbye and good luck.